पति की हत्या के लिए प्रेमी की मदद से 30 लाख की सुपारी। आरोपी महिला समेत 3 लोग क्राइम ब्रांच की हिरासत में। उल्हासनगर क्राइम ब्रांच पुलिस निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। उल्हासनगर क्राइम ब्रांच की पुलिस ने अमरनाथ बदलापुर रोड पर एक युवक की हत्या के मामले का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। बिना सुराग के मामले में पुलिस ने कड़ी मेहनत कर जाल बिछाया और दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर फिल्मी स्टाइल में पीछा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक महिला ने अपने प्रेमी की मदद से उक्त हत्या को अंजाम देने के लिए 3 लोगों को 30 लाख रुपए तक की सुपारी दी थी, जिसका खुलासा जांच में हुआ है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक रमेश झा नौकरी के सिलसिले में अमरनाथ शहर में रहता था। उनकी पत्नी सुमन झा अपने बच्चों के साथ दिल्ली में रहती थी। 25 फरवरी को अंबरनाथ बदलापुर रोड पर एक पेट्रोल पंप के पास रमेश झा का शव मिला था। इस घटना की जानकारी मिलते ही अंबरनाथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को कब्जे में ले लिया। उल्लासनगर अपराध जांच विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजू सोनावणे के मार्गदर्शन में घटना की समानांतर जांच भी शुरू की गई। आखिरकार गुप्त मुखबिर से मिली जानकारी के मुताबिक और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर उल्लासनगर क्राइम ब्रांच की पुलिस ने 48 घंटे के अंदर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में सफलता हासिल कर ली है। क्राइम ब्रांच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी रमेश झा की हत्या कर दिल्ली भाग रहा है। मिली जानकारी पर थाने अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त शिवराज पाटिल के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस आयुक्त नीलेश सोनावड़े, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजू सोनावड़े, राजेंद्र थोरवे, गणेश गावड़े, चंद्रकांत पाटिल ने दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर फिल्मी स्टाइल में जाल बिछाया और चारों आरोपियों का पीछा किया और आरोपी सुमन झा, दीपक कुमार, संजय कुमार और संतोष गुप्ता को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि आरोपी सुमन झा ने अपने प्रेमी की मदद से अपने पति रमेश की हत्या के लिए 30 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने बताया कि इस घटना में एक आरोपी अभी भी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को आगे की जांच के लिए अंबरनाथ पुलिस को सौंप दिया गया है। सर, विवेकाच्या मदतीने नवऱ्याचा संपत्तीची घटना घडलेली आहे. एकंदरीत काय प्रकरण आहे? 25 फेब्रुवारीला रविवारी रात्री 9:30 वाजता सुमारास कल्याण बदलापूर रोडवर जो गणपत ढाबा आहे त्या गणपत ढाब्याच्या अपोजिट साईडला साधारणतः रात्री 9:30 पावणे 10च्या दरम्यान रमेश झा हे घरून त्यांच्या कंपनीमध्ये कामाला जात असताना त्यांना 3 ठिकाणी चाकूने वार करून जीवे ठार मारलेलं होतं। सदर प्रकरणी अज्ञात आरोपीच्या विरोधात गुन्हा दाखल होता आणि या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान ते त्या ठिकाणाहून 2 आरोपी पळतानाचं सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांना प्राप्त झालं होतं आजूबाजूच्या कॅमेऱ्यांमधून आणि त्यांनी जाताना पुढे गेल्यानंतर एक रिक्षाचा वापर केला आणि तिथून ते पळून गेले होते। त्या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये अधिक तपास केला असता अशी इनपुट गुन्हे शाखेला मिळाली की यातील आरोपी हे या ठिकाणी रेल्वे स्टेशनवरून बाहेर गेलेले आहेत। त्याप्रमाणे गुन्हे शाखा युनिट 4च्या पथकाने त्यांना राज्यात जाऊन त्यांना ताब्यात घेतलं आणि त्यांना हजर केलं। त्यानंतर सदर गुन्ह्यात जो तपास आहे त्यामध्ये अशा गोष्टी समोर आल्या की या गुन्ह्यातील जे मयत आहेत रमेश झा यांची पत्नी ही साधारणतः 10 वर्ष दिल्लीमध्ये राहत होती मुलांसोबत आणि हे कामगार म्हणून या ठिकाणी एकटेच कामावर राहत होते। त्या दरम्यान त्यांचं त्या ठिकाणी एका व्यक्तीशी धर्मवीर गुप्ता नावाच्या व्यक्तीशी प्रेम संबंध होते आणि त्या प्रेम संबंधा तोडून ही महिला मुलांना घेऊन 2022 मध्ये या ठिकाणी आली आणि त्या प्रेम प्रकरणातून याचा मर्डर झालेला आहे। या प्रकरणी आतापर्यंत 4 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये एक बाल गुन्हेगार आहे। विधी संघर्षग्रस्त बालकाला तिकडे हजर करण्यात आलेले आहे भिवंडीकडे आणि बाकी 2 आरोपींचा आम्ही काल 5 तारखेपर्यंत पिशार घेतलेला आहे आणि मृतकाची पत्नी सुमन झा जी आहे तिला काल सदर गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेली। या गुन्ह्यामध्ये परराज्यातील जे आरोपी आले होते ते अंबरनाथमध्येच एका लॉजमध्ये 2-3 दिवस येऊन राहिले होते। त्या ठिकाणचाही पोलीस तपास करत आहेत। त्या ठिकाणचे पोलिसांनी फुटेज मिळालेले आहेत आणि त्या ठिकाणी ही महिला त्या आरोपींना भेटण्यासाठी त्या ठिकाणी गेल्याचं तपासात निष्पन्न झालं
आणि इतर पुरावे जे समोर आले त्यावरून त्या महिलेला कटाच्या गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आलेला आहे. सगळ्यांना संपवण्याचं नेमकं कारण काय आहे? त्या दोघांच्या यामध्ये तो एक अडथळा होता की त्याला संपवल्याशिवाय ती दिल्लीला परत जाऊ शकत नव्हती. हा मूळ ट्विस्ट त्यातला होता आणि त्याच्यावरून यांच्या घरामध्ये पण भांडणं होत होते. त्या 2-3 गोष्टी आहेत. अजून अधिक तपासात काही गोष्टी पुढे येऊ शकतात. सदर गुन्ह्यामध्ये काय आमिष वगैरे दाखल होतं का? हा, तर ते जे आरोपी आणलेले आहेत म्हणजे भाडोत्रीच मारेकरी आहेत, तर त्यांना काही रक्कम किंवा काही जमीन प्लॉट देण्याचं आमिष आरोपींनी दाखवलेलं आहे. हत्या वगैरे काय? गरीब कामगार माणूस. हॅलो. फोटो सेक्सटॉर्शन और लव ट्रायंगल, दिल दहला देगी नागपुर में फोटोग्राफर के कत्ल की ये खौफनाक कहानी। नागपुर के पौस इलाके राजनगर का सुराना लेआउट शनिवार 24 फरवरी का दिन था। दोपहर के करीब 1 बजे उसी इलाके में एक मकान से अचानक एक एक कर 2 गोलियों के चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक साया से एक मकान से बाहर निकलता दिखाई दिया और तेजी से भागता हुआ गलियों में गुम हो गया। गोली की आवाज़ सुनकर बाहर निकले पड़ोसियों को ध्यान आया कि उन्होंने किसी मकान का गेट खुलने की आवाज़ भी सुनी थी और तभी लोगों की नज़र कॉलोनी में मौजूद मिस्टर पुणेकर के मकान पर जाती है, जिसमें लोहे का गेट लगा है मगर मकान का दरवाजा खुला हुआ था। घर में पड़ी थी फोटोग्राफर की लहूलुहान लाश। असल में वो मकान है शहर के नामी फैशन फोटोग्राफर विनय पुणेकर उर्फ बबलू सैमुअल पुणेकर का। सच्चाई पता करने के लिए लोग अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके आगे उन्हें जो कुछ दिखाई देता है उससे तो सारे के सारे पड़ोसियों के होश ही उड़ जाते हैं। मकान के ड्राइंग रूम में मिस्टर पुणेकर जमीन पर पड़े नजर आते हैं और आसपास ढेर सारा खून बिखरा हुआ दिखाई देता है। इस मंजर के सामने आते ही पूरे राजनगर में और फिर देखते ही देखते नागपुर शहर में सनसनी फैल जाती है, क्योंकि ये मामला शहर के एक पॉश इलाके में एक नामी फोटोग्राफर के कत्ल का है और वो भी दिन दहाड़े घर में घुस कर किया गया कत्ल। पुणेकर बेशक इन दिनों फैशन फोटोग्राफी करते थे, वो बढ़ती हुई मॉडल्स का पोर्टफोलियो बनाते थे, लेकिन वो पहले शहर के ही एक लोकल अखबार नागपुर टाइम्स में भी लंबे समय तक प्रेस फोटोग्राफर के तौर पर काम कर चुके थे। लिहाजा शहर में उनका नाम भी था, लेकिन अब जिस तरह घर में घुसकर कातिल ने गोलियों का निशाना बनाया वो हैरान करने वाला था। सीडीआर और गैजेट्स ने खोला बड़ा राज। साथ ही पुलिस ने उनके मोबाइल फोन की सीडीआर निकालकर उसकी भी जांच शुरू की। सीडीआर की जांच से पुलिस को एक ऐसी लड़की का पता चला जिसकी पुणेकर के कत्ल से कुछ ही देर पहले उससे 2 बार बात हुई थी, लेकिन जब पुलिस ने पुणेकर का मोबाइल फोन और उसके दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खंगाले तो पुलिस को ऐसी ऐसी चीजें हाथ लगी जिसने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया। फोन और लैपटॉप में मिली कई अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें। पुणेकर के फोन और लैपटॉप में कई अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियोस का कलेक्शन तो था ही, खुद उस लड़की के भी कई ऐसे वीडियोस और चैट मौजूद थे जो बेहद पर्सनल थे। यानी 35 साल की इस लड़की के साथ पुणेकर का एक बेहद करीबी रिश्ता था और दोनों के बीच हर तरह की बातें भी होती थी। क्या कत्ल की वजह बनी रिलेशनशिप? लेकिन फिर सवाल ये था कि क्या पुणेकर की हत्या के पीछे उनका ही ये रिलेशन वजह बना या फिर इस कत्ल के पीछे कोई और कहानी थी? पुलिस को ये सच तो जानना ही था। पुलिस को पुणेकर को गोली मारने वाले शख्स की भी पहचान करनी थी और उसे गिरफ्तार भी करना था। विनय की दोस्त ने खोला कत्ल का राज। अब तक पुलिस पुणेकर के उस खास दोस्त को हिरासत में ले चुकी थी, लेकिन इस लड़की से पूछताछ करने के बाद न सिर्फ एक फैशन फोटोग्राफर की इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया, बल्कि कत्ल के पीछे की जो वजह सामने आई उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। स्विमिंग पूल में दोस्ती। पुणेकर का कत्ल दरअसल सेक्सटॉर्शन और लव ट्रायंगल की एक ऐसी खौफनाक कहानी थी जिसने पूरे नागपुर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। तफ्तीश में पुलिस को पता चला ही कि पुणेकर के संपर्क में आने वाली लड़की भी पहले से शादीशुदा है, लेकिन उसका अपने पति से अलगाव हो चुका है। आज से कुछ साल पहले पुणेकर के साथ उसकी मुलाकात एक स्विमिंग पूल में हुई थी। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लव ट्रायंगल के चलती बनी नफरत की कहानी, लेकिन धीरे धीरे लड़की की जिंदगी में एक और लड़की की एंट्री हुई जिसका नाम है हेमंत शुक्ला। मूल रूप से यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला हेमंत शुक्ला नागपुर में ही एक जिम ट्रेनर के तौर पर काम करता है, लेकिन जब लड़की की ज़िंदगी में हेमंत की एंट्री हुई तो उसे पुणेकर की मौजूदगी खटकने लगी। यानी कि यहाँ लव ट्रायंगल के चलते पैदा हुई नफरत की कहानी थी, लेकिन कहानी इतनी भर नहीं थी। विनय को ब्लैकमेल करने लगा था हेमंत शुक्ला। पुलिस सूत्रों की माने तो हाल के दिनों में लड़की से की गई अश्लील चैट, उसके वीडियोज और ऑडियोज की बदौलत हेमंत शुक्ला ने विनय पुणेकर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। पिछले कुछ समय से शुक्ला उससे 1000 रुपए मांग चुका था और पुलिस को शक है कि उससे एक अच्छी खासी रकम वसूल भी चुका था। लेकिन जब पुणेकर की पीठ दीवार से सट गई
तो मजबूर होकर उसने नागपुर पुलिस की साइबर सेल को इस एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग के खिलाफ एक शिकायत भी दी। इस शिकायत का असर ये हुआ कि पुणेकर को हेमंत की ओर से ब्लैकमेलिंग और धमकी वाले कॉल आने बंद हो गए, लेकिन हेमंत के मन में पुणेकर को लेकर नफरत जस की तस बनी रही। हेमंत को पुणेकर के घर लेकर पहुंची थी लड़की। इधर ये सब कुछ जानने के बावजूद उस लड़की ने भी पुणेकर के साथ अपने रिश्ते को जारी रखा। पुलिस की माने तो शुरुआती पूछताछ में लड़की ने बताया कि शनिवार को हेमंत ने लड़की से कहा कि वो एक बार पुणेकर के घर जाकर उससे मिलना और उसे समझाना चाहता है। यही वजह है कि वो खुद अपनी स्कूटी पर हेमंत को बिठाकर पुणेकर के घर करीब राजनगर तक लेकर गई और हेमंत को वहां उतारकर गली के मोड़ पर उसके लौटने का इंतजार करती रही। लेकिन हेमंत के दिल में कुछ और ही चल रहा था। लड़की के बाद हेमंत शुक्ला ने विनय को मारी थी गोली। पुणेकर के घर पहुंचने के बाद पहले दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई और इसी गर्मागर्मी में हेमंत ने अपने पास मौजूद गन से पुणेकर के गले में एक के बाद एक 2 गोलियां मार दी, जिसके बाद वो उसके घर से निकलकर फिर उसी जगह पर पहुंचा जहां उसे लड़की ने ड्रॉप किया था। उसे अगले ठिकाने तक छोड़ा और हेमंत इसके बाद फरार हो गया। पुलिस को अब हेमंत की तलाश से ब्लैकमेलिंग और साजिश में भी शामिल थी लड़की। हालांकि वारदात को लेकर लड़की की बताई गई इस कहानी से अलग भी पुलिस को हेमंत के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड पर भी पुणेकर की साजिश रचने का शक है। पुलिस को लग रहा है कि पुणेकर की आदतों का फायदा उठाकर दोनों ही उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और जब पुणेकर से पुलिस में कंप्लेंट करके इस सिलसिले पर फुल स्टॉप लगा दिया तो खुंदक में आकर दोनों ने उसकी जान ले ली। सेक्सटॉर्शन रैकेट चलाती थी लड़की। पुलिस को अब तक की जांच इस मर्डर केस को लेकर और भी कई चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। ये साफ हुआ है कि आरोपी लड़की हेमंत के साथ मिलकर करीब 3 सालों से सेक्सटॉर्शन का रैकेट चला रही थी और विनय के अलावा दोनों 7 और लोगों से सेक्सटॉर्शन कर रहे थे। लड़की ऐसे लोगों से फोन पर अश्लील चैट करती थी जिसमें न्यूड वीडियो कॉल भी होती थी। उसका फ्रेंड हेमंत इनका वीडियो या ग्रैब कलेक्ट कर लेता था और फिर शुरुआत होती थी आरोपी को ब्लैकमेल करने की। जांच में पता चला है कि पहले लड़की और हेमंत ने विनय को भी अपनी गैंग में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो उसे ब्लैकमेल करने लगे।